चैप्टर 95। ये सुनकर कीर्ति दादी की ओर देखने लगी और सोचने लगी, माँ को मेरी चिंता है तभी तो वो मुझसे ये पूछ रही है, और मुझे उन्होंने किसी को ढूंढने को भी भेजा। हालांकि दादी को कीर्ति के चेहरे पर आए एक्सप्रेशंस को देखकर सब समझ में आ गया। उन्होंने बिना किसी देरी के कहा, खैर मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। खाने को तो हम आज भी माँ बेटी हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें भी यह बता दूं। ये सुनकर कीर्ति के चेहरे की तो रंग ही उड़ गए। अचानक उसे घबराहट होने लगी, इसलिए नहीं कि वह अपनी माँ को खोने वाली है, बल्कि इसलिए कि उसकी माँ के जाने के बाद सिया को एक और वजह मिल जाएगी उसकी परवाह न करने का। माँ ये क्या कह रही है? अब तो सिया के पास पैसे हैं, वह आपको बचा सकती है। आप अभी मर नहीं सकती, अगर आप मर गई तो मेरा क्या होगा? अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने यह क्या बोल दिया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसने अपनी माँ की बाजू पकड़ ली और कहा, माँ सिया से कहो ना, वह मेरी मदद करें। उसे कहो वह मेरा ख्याल रखें, वह सिर्फ आपकी बात सुनती है। आप कहोगी तो वह जरूर करेगी। ये सुनकर दादी के दिल में आखिरी उम्मीद थी, वह भी टूट गई। अचानक वह बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उन्होंने कीर्ति की ओर देखा जो घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। उसे देखकर उनका मन बहुत दुखी हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कीर्ति कब से ऐसी हो गई। कीर्ति तो कभी उनकी ओबीडियंट बच्ची थी, वह अब ऐसी कैसी हो गई? क्या उसे उसकी माँ के जाने पर दुख नहीं होगा? उसे अपनी माँ की चिंता न होकर यह चिंता थी कि माँ के चले जाने के बाद उसका क्या होगा। अभी जब उसे पता चला कि उसकी माँ करने वाली है तो उनके साथ समय बिताने के बजाय उनसे अपने लिए मांग रख रही है। पहले कई बार दादी ने खुद को ये कहकर समझ लिया कि वह कमजोर है, किसी का सामना नहीं कर सकती है। शायद मोहन ने उसे डरा कर रख रखा है, लेकिन अब उन्हें सच दिख रहा था, उनकी बेटी हद से ज्यादा स्वार्थी है। दादी ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं सिया से कुछ भी नहीं कहूंगी। उसने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं है और न ही तुमसे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए नहीं बुलाया है कि मैं मर रही हूँ। मैं एक बात साफ करना चाहती थी, तुमने थोड़ी भी इंसानियत बची है, सिया से चिपकना बंद करो। उससे यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारा ख्याल रखेगी। कीर्ति की आंखें शौक में बड़ी हो गई। आप ऐसा कैसे कह सकती है? कीर्ति ने कहा, एक माँ के तौर पर मैं फेल हो गई, जिस कारण तुम आज ऐसी हो गई हो। दादी ने कहा, शायद यही मेरी सजा है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ चेहरा करके कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। ये देखकर कीर्ति पूरी तरह टूट गई। फिर रोते हुए बोली, माँ आप इतनी क्रूएल कैसे हो सकती है अपनी बेटी के साथ? अगर आप मेरी परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कीर्ति के सवाल पर दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर कीर्ति ने अपनी माँ को घूरा और कहा, आप जानते हैं आपकी वजह से मेरी आज ही हालत हुई है। आप हर समय मुझे रोक टोक किया करती थी, बताती थी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपकी वजह से मैं इतनी कमजोर हो गई। आप ही हो जिसने मुझे ऐसा बनाया है, तो अब आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर दादी ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर कीर्ति अपनी जगह से खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, अगर आप मरना चाहती हैं तो आपसे पहले मैं मरूंगी। इससे पहले कि दादी कुछ कर पाती, कीर्ति कमरे की खिड़की की ओर दौड़ पड़ी। खिड़की खोलकर उसे पर चढ़ गई और दादी की तरफ देखकर बोली, अगर आपने मुझे फिर से जाने को कहा तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। ये सुनकर दादी का चेहरा पीला पड़ गया। बाहर दिया को कुछ शोर सुनाई दिया। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने दरवाजा खोलकर देखा तो कीर्ति खिड़की पर चढ़ी हुई थी। हालांकि सिया ने उसे इग्नोर कर दिया और दादी की ओर चिंता से देखने लगी। उसने देखा उसकी दादी कांप रही है, होठ कुत्ते और दर्द से फड़फड़ा रही थी। श्याम के पास आए और उनका हाथ पकड़ते हुए उसने शांत करते हुए बोली, दादी शांत हो जाए। तभी दादी गुस्से से चिल्लाई, उसे यहाँ से बाहर निकालो। वो अब गुस्से से उबाल रही थी। वो एक आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती थी, पर अब उन्हें लग रहा था उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है दादी, मैं उसे यहाँ से निकल दूंगी। यह क्या? कारसिया कीर्ति की ओर बढ़ी। कीर्ति खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, देखो मेरे पास मत आना वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। कूद जाओ, सिया ने अपनी ठंडी आवाज में कहा। यह 18वीं मंजिल है, अगर तुम यहाँ से कूदेगी तो शायद तुम्हारी हड्डियाँ का पावडर बन जाए।
लेकिन चिंता मत करो, बचपन में तुमने 1 या 2 बार मुझे खाना तो खिलाया है, इसलिए मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार का ध्यान रखूंगी। ये सुनकर कीर्ति पूरी तरह से टूट गई और रोते हुए बोली, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो गई। इस समय उसे लग रहा था उसकी दुनिया बिखर गई, अब उसके बाद जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसे लग था घर छोड़ने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बेकार होने के बाद तो उसकी हालत और भी ज्यादा से बदतर हो गई। और इस बीच सिया ने ऊंचाइयों को छू लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था हर इंसान उसे ही क्यों कोस रहा था, जबकि उसने तो कुछ गलत भी नहीं किया, उसके बावजूद क्यों हर कोई उसे टारगेट कर रहा था। अब तो उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया। उसे लग रहा था उसे अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब अगर हर कोई उसे छोड़कर जाना चाहता है तो वह भी क्यों जिंदा रहे। ये सोचते हुए वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जैसे ही मैं कूदने वाली थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ कर उसे दूसरी ओर खींच लिया। ये कोई और नहीं सिया थी, और बोली, बाहर निकलो। सिया की पकड़ मजबूत थी, हालांकि कीर्ति ने काफी स्ट्रगल किया लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाए। सिया की ठंडी आवाज सुनकर राघव और आरव भी अंदर आ गए। राघव ने बिना टाइम वेस्ट किए आरव की ओर देखा। आरव ने कीर्ति को पकड़कर वहां से बाहर निकाल दिया और फिर राघव ने सिक्योरिटी को बुलाकर कहा, इसे आसपास दिखने मत देना। फिर वो दोनों दादी के रूम की ओर बढ़ गए। तभी आरव ने राघव से पूछा, श्री शेखावत, क्या दादी और सिया ठीक है। वो ठीक हो जाएंगे, राघव ने कहा। वहीं रूम में दादी कीर्ति की जाने के बाद बिल्कुल शांत हो गई थी। वह कुर्सी पर बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, सिया मैं ठीक हूँ। उन्होंने सिया के सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, जब मैं मर जाऊं तो तुम यहाँ से दूर चले जाना और अपना फ्यूचर अच्छा बनाना। ये सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए गले से बोली, दादी। उसने हिम्मत करके कहा, दादी मैं आपको बचा सकती हूँ। दादी ने कहा, मैं जानती हूँ, पर मैं तुम्हें उस राक्षस के आगे झुकते हुए नहीं देख सकती। अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद मुझे जिंदा रहकर भी चैन नहीं मिलेगा। सिया मेरी बात सुनो, मुझे अपने पैरों की जंजीर मत बनने दो। अपने पंख फैलाओ, आसमान बहुत बड़ा है। दूसरी ओर कीर्ति को अपार्टमेंट परिसर से बाहर निकाल दिया गया था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अगर ये दोबारा देखी या कोई हंगामा किया तो पुलिस को बुला लेंगे। ये सुनकर वह डर गई और पीली पड़ गई। वैसे तो वह हमेशा से ही एक डरपोक थी। वो रास्ते पर चल दी और सोने कूदने के फैसले के बारे में सोच रही थी। क्या उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह अपनी जान दे सके? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं थी। वह रास्ते में एक सुनसान सड़क से निकल ही रही थी कि तभी एक वैन आई और उसे अंदर खींच ले गई। दूसरी ओर विहान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिया ने अपनी दादी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उसने सिया के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें उसे पता चला था कि सिया की दादी सिया के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तभी कुछ आदमी एक औरत को लेकर उसके सामने आए और बोले, बॉस हम उसे लेकर आ गए हैं। ये कहते हुए उन आदमी ने उसे औरत के मुंह पर से पर्दा हटा दिया। कीर्ति शॉक रह गई, उसकी आंखों में डर था। वह तो इन आदमियों को जानती भी नहीं थी और नहीं उसे ये पता था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। इसलिए जब विहान ने प्रश्न पूछे तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। जब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा तो वह पहले तो झिझकी और फिर सावधानी से पूछा, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, क्या अब मैं जा सकती हूँ? विहान की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अपने सामने खड़ी दयनीय, कांपती हुई औरत को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है ना? कीर्ति की आंखें चौड़ी हो गईं। विहान की आवाज़ स्वीट थी, मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ। तुम्हें खाना, रहने की जगह, तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी। क्या सच में? कीर्ति ने उसे अविश्वास से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा। इतना सब होने के बाद क्या कोई है जो उसकी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा निभाता हूँ, विहान ने कहा, और उसकी एक्सप्रेशन डार्क हो गई। उसने कहा, तुम सिया की फोस्टर मदर हो, इसलिए मैं तुमसे बदले में ज्यादा नहीं मांगूंगा। उसके बात सुनकर कीर्ति लालच में आ गई। वैसे तो खोने के लिए उसके पास कुछ था नहीं और अभी वो असहाय थी, इसलिए उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। न्यू ईयर से 2 दिन पहले राघव ने सिया को समझते हुए कहा, अपना
ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौट आऊंगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात हो तुम पहले मुझे फ़ोन करना। ये सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रख, कब से मुझे ये बोले जा रहे हैं। ये कहते हुए उसने एक आप परी और अंदर ही अंदर वह खुश भी थी। फिर राघव ने उसके फोरहेड पर किस किया और वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद सिया बचे हुए काम निपटाना के लिए अंदर चली गई। दादी बहुत खुश लग रही थी, इसलिए सिया ने उन्हें और आरव को सुपरमार्केट चलने को कहा। दादी को चहल पहल वाली जगहें बहुत पसंद थीं और यह उनका आखिरी नया साल होगा। हो सके तो सिया चाहती थी कि हर पल खुशियों से भरा रहे। सुपरमार्केट खचाखच भरा हुआ था और लोग सेलिब्रेशन की तैयारी में जुटे हुए थे। सिया अपनी दादी की व्हीलचेयर को धकेल रही थी, जबकि आरव उनके बगल में चल रहा था। वे तीनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये पड़ नहीं था। शिवान दूर से एक सेल्फ के पीछे छुपकर ये देख रहा था। वह नहीं चाहता था सिया उसे हालत में देखें। एक समय था जब उनके पास नौकर और मेज़ होते थे। उनमें से किसी को भी राशन जैसी नॉर्मल नीड्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब सब बदल गया था। मल्होत्रा ग्रुप बर्बाद हो चुका था। इतना ही नहीं जानता, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते उनकी सारी एसेट्स को ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ तक कि वीर की कार तक बेच दी गई। चीन को इंडस्ट्री में ब्लॉक कर दिया गया, जिस कारण धीरे धीरे उसके सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए और उन्हें भारी पेनल्टी का जुर्माना भरना पड़ा। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।